नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर हेल। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कथा जिसमें अंधेरा सिर्फ चारों ओर नहीं होता बल्कि मन के भीतर भी धड़कने लगता है। आज की ये कथा उन कदमों से शुरू होती है जो एक पुरानी जर्जर हवेली की ओर बढ़ते हैं। वो हवेली जो दूर से बिल्कुल शांत दिखती है, लेकिन पास जाने पर उसकी दीवारें जैसे किसी दबे हुए दुख की तरह कांपती महसूस होती हैं। लोग कहते हैं उस जगह पर रातें कभी सामान्य नहीं रही। वहां हवा अपने आप रुक जाती है और पेड़ों की टहनियां ऐसे कांपती हैं जैसे किसी अनदेखी चीज से डर रही हों। आज की कथा 4 लोगों की है जो एक पुरानी जगह का रहस्य जानने निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस जगह का रहस्य खुद उन्हें ढूंढ रहा था। इस कथा में कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ सन्नाटा है और सन्नाटे के भीतर फंसी परछाइयों की कहानी। तो मेरी वफादार परिवार, अपने मन को संभाल लीजिए, क्योंकि आज हम उस अंधेरी दहलीज को पार करने जा रहे हैं जहां हर कदम पर डर अपनी एक नई शक्ल लेकर सामने आता है। कथा आरंभ होती है और अंधेरा हमारा साथी बन जाता है। घना जंगल सामने पसरा था और आसमान में काले बादल तेजी से घूम रहे थे। हवा में एक अजीब ठंड थी, जैसे किसी ने पूरे वातावरण से गर्मी चूस ली हो। अजय पहाड़ी के किनारे खड़ा नीचे फैलती घाटी को देख रहा था। गांव वाले इसे कंकालों की वादी कहते थे। कोई भी यहां शाम के बाद आने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि यहां रात को कंकाल चलते हैं और किसी भी इंसान को अपना हिस्सा बना लेते हैं। अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा ये सब डराने वाली कहानियां होंगी, लेकिन आज वो खुद पहली बार इस घाटी में कदम रखने जा रहा था। अजय के अंदर एक बेचैनी थी। उसके भाई मोहन को गायब हुए पूरे 4 दिन हो चुके थे। मोहन आखिरी बार इसी जंगल के उस पार देखा गया था। गांव वाले उसकी तलाश में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि मोहन के जाने से एक दिन पहले घाटी से भयानक चीखें सुनी गई थी। लोग मान चुके थे कि मोहन को वादी ने अपने अंदर समा लिया है, लेकिन अजय ये मानने को तैयार नहीं था। उसे हर हाल में मोहन को ढूंढना था। अजय ने नीचे घाटी की ओर उतरना शुरू किया। रास्ता बेहद खतरनाक था। चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे जिनकी शाखाएं किसी बूढ़े हाथ की तरह मुड़कर हवा में झूल रही थी। जमीन पर पुरानी राख फैली थी और धूल उड़ती रहती थी। कुछ दूरी तक तो सब शांत था, लेकिन फिर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने दूर से उसका नाम पुकारा हो। अजय। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। जंगल पहले जैसा ही शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी हरहराहट बढ़ गई थी, जैसे पेड़ उसकी यात्रा का विरोध कर रहे हों। अजय ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। पत्तों की सूखी सरसराहट उसके कदमों के पीछे चली आ रही थी। कई बार उसे लगा कि कोई उसकी चाल की नकल कर रहा है। वह तेज चलता तो आवाज भी तेज, वह धीमा चलता तो आवाज भी धीमी। घाटी के करीब पहुंचकर अजय रुक गया। उसके सामने धुंध की एक मोटी परत फैली थी। उसके नीचे जमीन दिखाई नहीं देती थी। कहा जाता था कि इसी धुंध के अंदर वादी के रहस्य छुपे हैं। अजय ने गहरी सांस ली और धुंध में कदम रख दिया। उसके कदम पड़ते ही तापमान अचानक गिर गया। हवा और भी ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारी गर्मी खींच ली हो। कुछ दूर जाने पर उसे टूटी हड्डियों की खटपट जैसी आवाज सुनाई दी। अजय रुका। आवाज रुक गई। उसने फिर कदम बढ़ाए तो वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी तेज। वह डर गया, लेकिन मोहन को याद कर साहस बटोरकर आगे बढ़ा। अचानक धुंध थोड़ी साफ हुई और सामने जमीन पर कुछ दिखाई देने लगा। वो हड्डियों का ढेर था। इंसानी हड्डियां, पर इतनी सारी कि जैसे अनेक शरीर एक जगह जमा कर दिए गए हों। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और टॉर्च को दूसरी दिशा में घुमाया। अचानक उसे एक चमक दिखाई दी। वो किसी धातु जैसी चीज थी।
अजय पास गया तो उसे मोहन की चेन जमीन पर पड़ी मिली। अजय के अंदर उम्मीद की एक लहर उठी। इसका मतलब मोहन यहां आया था और शायद जिंदा था। लेकिन तभी उसके पीछे से खड़खड़ाहट की बहुत धीमी आवाज आई। यह आवाज अब बहुत करीब से आ रही थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। अजय ने धीरे से मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। धुंध के भीतर दर्जनों आकृतियां खड़ी थी, कंकाल जैसे शरीर, लेकिन वे बिल्कुल स्थिर थे, जैसे मर चुके हों। लेकिन अचानक सबसे आगे वाला कंकाल अपना सिर उठाकर सीधे अजय की ओर देखने लगा। उसकी खोखली आंखों में गहरी धुंध भरी थी। अजय डर के मारे पीछे हट गया। कंकाल हिलने लगे, पहले धीमे फिर एक साथ तेज, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। अजय घबराकर दौड़ पड़ा। धुंध के बीच भागते हुए उसे केवल अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी, लेकिन कंकालों के कदमों की आवाज उसके पीछे सी दबे पैरों की तरह बढ़ती जा रही थी। अजय एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। उसने टॉर्च बंद कर ली। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा, फिर कंकालों की चाल की आवाज धीमी हुई और फिर गायब हो गई। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने चट्टान के दूसरी तरफ कोई हलचल सुनी। वो झुककर देखने लगा और उसकी आंखें फैल गई। वहां एक पुराना गुफानुमा रास्ता था और अंदर एक लाल चमक दिखाई दे रही थी, जैसे कोई दीप जला हो। अजय को लगा कि मोहन शायद इसी में छिपा होगा। वो धीरे से अंदर घुस गया। गुफा के भीतर दीवारों पर प्राचीन निशान बने थे, जैसे किसी पुरानी सभ्यता की चेतावनी। एक जगह बड़ा प्रतीक बना था, जिसमें इंसान के चारों तरफ कंकाल खड़े दिखाए गए थे। नीचे बड़े अक्षरों में उकेरा हुआ था कि वादी में जो भी प्रवेश करेगा वो कभी वापस नहीं जा सकेगा। अजय ने डरते हुए उस प्रतीक को छोड़ा और आगे बढ़ा। कुछ कदम बाद उसे करहाने जैसी आवाज सुनाई दी। इस बार वह साफ थी। ये मोहन की आवाज थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो आवाज की दिशा में दौड़ा। अचानक गुफा खुलकर एक बड़े कक्ष में बदल गई और वहां जो दृश्य था उसने अजय की रीढ़ में ठंडक भर दी। मोहन जमीन पर पड़ा था और उसके चारों तरफ असंख्य कंकाल घुटनों पर बैठे थे, जैसे कोई प्राचीन अनुष्ठान चल रहा हो। मोहन जीवित था, लेकिन उसकी आंखें आधी खुली थी और वह किसी सम्मोहन में फंसा नजर आ रहा था। कंकाल किसी अदृश्य लय में धीरे धीरे हिल रहे थे। उनके अंदर कोई अजीब शक्ति प्रवाहित हो रही थी। अजय मोहन की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया सारे कंकाल एक साथ उसकी ओर मुड़ गए। उनकी आंखों की धुंध में लाल चमक उभर आई। वे धीरे धीरे उठने लगे, जैसे इंसानों की तरह, जैसे जीवित हो। अजय डर गया, लेकिन उसने मोहन का हाथ पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की। तभी पीछे से एक बहुत भारी कदमों की आवाज आई। यह आवाज बाकी कंकालों से अलग थी, जैसे कोई विशाल प्राणी चल रहा हो। अजय ने मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप उठी। गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा कंकाल खड़ा था, बाकी सब कंकालों से कई गुना विशाल। उसकी पसलियां बाहर की ओर निकली थी और उसका कद लगभग 3 गुना बड़ा था। यह शायद वादी का रक्षक था, उसका नेता, उसका स्वामी। उसने अपना हाथ उठाया और बाकी कंकाल तुरंत अजय की ओर बढ़ने लगे। अजय ने मोहन को जोर से खींचा और दोनों गुफा के पीछे की ओर भागे। पीछे से कंकालों की चरमराहट बढ़ती जा रही थी। उनकी चाल तेज होती जा रही थी, लेकिन विशाल कंकाल सबसे आगे था और उसकी छाया गुफा की दीवारों पर फैल रही थी। अजय और मोहन एक टूटे हुए रास्ते से गुजरे जो एक संकरे सुरंग की ओर जाता था। दोनों अंदर घुसे और अजय ने मोहन को सहारा देकर चलते रहने की कोशिश की। सुरंग से बाहर निकलने पर वे जंगल के दूसरे हिस्से में आ गए, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अजय ने पीछे देखा तो धुंध के अंदर से वही विशाल कंकाल उभरता दिखाई दे रहा था। अजय मोहन को लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन उसी क्षण जमीन हिलने लगी, जैसे धरती खुद उनके खिलाफ खड़ी हो। पेड़ों की शाखाएं हवा में टेढ़ी होने लगी
और हर तरफ से खटपट की आवाजें आने लगी। जंगल के हर कोने से कंकाल बाहर आने लगे। उनके खाली नेत्र अजय और मोहन पर टिके थे। अजय जान गया था कि वादी उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली। ये केवल शुरुआत थी। भाग 1 समाप्त। यदि आप चाहें तो मैं अभी भाग 2 लिखना शुरू कर दूं। बस लिखें। रात गहराती जा रही थी और जंगल की हवा अजय के चेहरे पर एक सिहरन छोड़ रही थी। मोहन उसके कंधे पर आधा लटक रहा था। उसकी सांसें अनियमित थी और वह बार बार आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पुतलियों में अभी भी वही धुंध भरी थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा का कोई हिस्सा अभी भी उस गुफा के अंदर अटका हुआ हो। अजय ने मोहन को सहारा देते हुए पहाड़ी की तरफ चढ़ना जारी रखा। नीचे घाटी में धुंध और गहरी होती जा रही थी। अचानक कहीं दूर से एक लंबी चरमराहट की आवाज गूंजी। अजय ने डरते हुए पीछे देखा। धुंध के बीच कुछ परछाइयां उठ रही थी। वे इंसान जैसी आकृतियां थी, लेकिन उनकी हरकतें सामान्य नहीं थी। वे ऐसे चल रही थी जैसे किसी अधूरी याद को दोहरा रही हो। मोहन की सांस भारी होने लगी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भाई। उसके बाद वो फिर बेहोश जैसा हो गया। अजय का दिल और भी धड़कने लगा। उसे जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी, लेकिन इस पूरे जंगल में एक सुरक्षित जगह कहीं नहीं थी। कंकालों की वादी का श्राप हर कोने में फैला हुआ था। कुछ आगे बढ़ने पर अजय को एक टूटा हुआ पत्थर का मकान दिखाई दिया। वो बहुत पुराना लग रहा था। उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी थी, लेकिन अंदर थोड़ी जगह थी जहां रात बिताई जा सकती थी। अजय मोहन को अंदर ले गया और उसे एक कोने में लिटा दिया। फिर उसने सूखे पत्तों और पत्थरों से दरवाजे जैसी जगह ढक दी, ताकि बाहर से कम उनके होने का पता न चले। मोहन की नब्ज कमजोर थी, लेकिन वह अभी जिंदा था। अजय ने टॉर्च की हल्की रोशनी में उसके चेहरे को देखा। मोहन के चेहरे पर कुछ काले निशान उभर आए थे, जैसे किसी अनदेखी चीज ने उसे पकड़ा हो। वो ये देखकर और घबरा गया। अचानक मकान के बाहर कदमों की आवाज गूंजी। ये आवाज धीमी थी, लेकिन पूरी तरह इंसानी नहीं थी। इन कदमों में एक खनखनाहट थी, जैसे कोई हड्डियों से बना प्राणी चल रहा हो। अजय ने सांस रोक ली। उसने टॉर्च बंद कर दी और मोहन के पास जमकर बैठ गया। कुछ देर तक बाहर कोई खड़ा रहा। फिर दीवार पर हल्की खरोंचें सुनाई दी, जैसे कोई बाहर से दीवार को छू रहा हो। फिर बिल्कुल सन्नाटा, केवल हवा की सिसकियां रह गई। अजय ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह खतरा टलने वाला नहीं है। वो पूरी रात जागा रहा, कभी बाहर देखता तो कभी मोहन की तरफ। हर कुछ देर में उसे दूर से कंकालों की करहाती जैसी आवाजें सुनाई देती। ऐसा लगता था जैसे वे किसी की खोज में हों। सुबह की हल्की रोशनी में जंगल थोड़ा साफ दिखने लगा। अजय ने मोहन को कंधे पर उठाया और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे गांव वापस जाना था, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने रात भर में अपना नक्शा बदल लिया हो। रास्ते जहां पहले खुले थे, अब घने पेड़ों से बंद हो चुके थे। अजय आगे चलते हुए ये सोचने लगा कि आखिर कंकालों की वादी इतनी खतरनाक क्यों है। क्या ये केवल श्राप है या कोई गहरा रहस्य इसमें छिपा है? तभी अचानक मोहन ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज कब पाती थी, भाई वो आ रहा है, वो बहुत बड़ा है, वो हम सबको ले जाएगा। अजय ने उसे शांत करने की कोशिश की। कोई नहीं आएगा, हम यहां से निकल जाएंगे। लेकिन मोहन की आंखें किसी अदृश्य भय से भरी थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देख रहा हो जो अजय को नहीं दिख रहा था। शायद उस गुफा में जो कुछ भी था, उसने मोहन के मन पर बहुत गहरा असर डाला था। अजय ने मोहन को संभाला और आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसे एक पगडंडी मिली जो नीचे घाटी से ऊपर जा रही थी। उसे लगा कि यही रास्ता सही होगा, लेकिन जैसे ही वे उस पगडंडी पर चढ़ने लगे, अचानक जमीन धीरे धीरे कांपने लगी।
ये हल्का कंप था लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अजय ने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। धुंध से एक ऊंची आकृति बाहर आ रही थी। वही विशाल कंकाल। उसका कद इतने ऊंचे पेड़ों से भी बड़ा लग रहा था। उसके कदम पड़ते ही आसपास पेड़ कांपने लगते थे। उसके भीतर से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे उसके शरीर को किसी अग्नि ने अंदर से जला रखा हो। अजय ने मोहन को कंधे से कसकर पकड़ा और तेजी से भागा। रास्ता कठिन था और ऊपर की चढ़ाई और भी मुश्किल, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। केवल मोहन की सांसें और विशाल कंकाल के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा अचानक और ठंडी हो गई। आसपास पेड़ अपने आप हिलने लगे, जैसे जंगल उस विशाल कंकाल के आदेश पर जीवित हो गया हो। एक पेड़ की मोटी शाखा टूटकर अजय के ठीक सामने गिर गई। उसने मोहन को लगभग खींचते हुए उसे पार किया, लेकिन विशाल कंकाल की चाल बढ़ चुकी थी। वो लगभग आधा जंगल पार कर चुका था। अजय को लगा कि अब शायद वे बच नहीं पाएंगे। तभी अचानक उसे सामने पहाड़ी के किनारे एक संकरे रास्ते पर कुछ चमकता दिखा। वह कोई धातु की वस्तु थी। अजय उसे उठाने दौड़ा। ये एक पुरानी लोहे की छड़ी जैसी चीज थी, लेकिन इसकी सतह पर कुछ विचित्र चिन्ह बने थे। अजय ने जैसे ही इसे उठाया, अचानक हवा में एक अजीब कंपन उठने लगा। जंगल की खड़खड़ाहट थम गई और विशाल कंकाल एक क्षण के लिए रुक गया। उसने अपना सिर उठाया, जैसे वह इस छड़ी की उपस्थिति को पहचान रहा हो। मोहन अचानक बोला, भाई, ये छड़ी उस राजा की है जिसने कंकालों की सेना को जगाया था। इसी से सब शुरू हुआ था। अजय स्तब्ध रह गया। मोहन ये बातें कैसे जानता था? क्या कंकालों ने उसे ये सब दिखाया था, या उस अनुष्ठान के दौरान उसने कोई पुरानी स्मृतियां देखी थी? किसी भी तरह अजय ने छड़ी को कसकर पकड़ा और विशाल कंकाल की ओर देखा। कंकाल ने गर्दन मोड़ी और उसकी आंखों में लाल रोशनी और भी तेज हो गई। वो फिर से चलने लगा, इस बार और तेज। अजय जान गया कि ये छड़ी उसे रोक सकती है, मगर कैसे वो नहीं जानता था। अजय ने मोहन को किनारे बिठाया और दोनों हाथों से छड़ी उठाई। हवा अचानक और तेज हो गई। जंगल के पेड़ एक दूसरे से रगड़ खाने लगे और धुंध की लहरें तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। विशाल कंकाल ने एक लंबा कदम रखा और पहाड़ी का आधा रास्ता पार कर लिया। अजय ने छड़ी को उसके सामने जमीन में गाड़ने की कोशिश की। जैसे ही छड़ी जमीन को छुई, जमीन से नीली रोशनी उठी। उस रोशनी ने एक गोला बना दिया और कुछ क्षणों के लिए कंकाल रुक गया, लेकिन फिर उसने अपनी एक विशाल हड्डी आगे बढ़ाई और गोले को तोड़ दिया। अजय पीछे फेंका गया। मोहन चीखा। छड़ी दूर जा गिरी। विशाल कंकाल अब केवल कुछ ही कदम दूर था। उसकी परछाई अजय के ऊपर गिर रही थी। अजय उठने की कोशिश करता, इससे पहले ही कंकाल ने अपना विशाल हाथ उठाया और नीचे लाने ही वाला था कि अचानक पहाड़ी के दूसरी तरफ से किसी ने आवाज दी, रुको, वो हमारी दुनिया का रक्षक नहीं है। ये श्राप हमारे पूर्वजों का बंधन है। अजय ने मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी दाढ़ी घुटनों तक थी और उसकी आंखें धुंध में चमक रही थी। वो साधु जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अजय ने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब शक्ति थी। विशाल कंकाल भी उसकी आवाज से रुक गया था और अब उसकी निगाह उस बूढ़े व्यक्ति पर थी। बूढ़ा व्यक्ति अजय के पास आया और बोला, तुम दोनों अभी जिंदा हो, ये एक चमत्कार है, लेकिन वादी तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ती। उसकी कहानी तुम्हें जाननी ही होगी, वरना उसका श्राप तुम दोनों के खून में समा जाएगा। अजय चौंक गया। मोहन की आंखें भी थोड़ी खुली और विशाल कंकाल अब बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहा हो। बूढ़ा धीरे से बोला, सच्चाई जानने के लिए तुम्हें वादी के जन्म का रहस्य सुनना होगा, और यहीं से कहानी का असली अंधेरा शुरू होता है। भाग 2 समाप्त। यदि आप चाहें
तो मैं अभी पहाड़ी की हवा स्थिर हो गई थी, जैसे जंगल ने अपनी सारी हलचल रोक दी हो। सामने विशाल कंकाल बिल्कुल निर्जीव मूर्ति की तरह खड़ा था और बूढ़ा साधु अजय और मोहन के सामने खड़ा होकर गहरी सांस ले रहा था। उसकी आंखों में एक दर्द छिपा था, जैसे वह इस जंगल को बहुत पहले से जानता हो, या फिर उसके भीतर अतीत का कोई भारी बोझ दबा हो। अजय और मोहन दोनों उसके सामने चुप खड़े थे। अजय ने धीरे से पूछा, लेकिन बूढ़े ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसने आंखें बंद की और जमीन पर हाथ रखकर कुछ महसूस किया। कुछ क्षण बाद उसने सिर उठाया और बोला, वादी का श्राप कोई सामान्य घटना नहीं है। इसका जन्म तब हुआ जब इस धरती पर एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसने इंसानों की आत्माओं को भी जला दिया और मृत शरीरों को बिना शांत हुए भटकने के लिए मजबूर किया। अजय ध्यान से सुनता रहा। मोहन की सांसें थोड़ी भारी थी, लेकिन वह भी इस कथा को सुनने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा आगे बोला, सैकड़ों साल पहले ये घाटी एक उपजाऊ भूमि थी। यहां एक राजा का राज्य था। उसका नाम था आरण्यगिरी। वो बहुत कठोर लेकिन न्यायप्रिय माना जाता था, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी। वो मृत्यु से बहुत डरता था और यही डर उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। राजा ने संसार के हर कोने से तांत्रिकों को बुलाया। उसे अमरत्व चाहिए था और इसी लालच में उसने अपने ही लोगों के जीवन की परवाह करना छोड़ दिया। राज्य में अनगिनत अनुष्ठान होने लगे, बलि दी जाने लगी और रात रात भर किले में मंत्रों की गूंज होती रहती। धीरे धीरे राज्य की हवा बदलने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, जंगल का रंग फीका पड़ने लगा, जानवर भागने लगे। और फिर एक रात राजा आरण्यगिरी ने सबसे बड़ा अनुष्ठान किया। एक ऐसा अनुष्ठान जिसे पूरा करने के लिए हजारों लोगों का बलिदान देना पड़ा। अजय की रीढ़ में ठंड उतर गई। वह सहज ही समझ गया कि यह कथा किसी सामान्य कहानी की तरह नहीं है। यह किसी बड़े भय की जड़ थी। बूढ़े ने बोलना जारी रखा, जहां आज यह वादी है, वही राजा ने अंतिम अनुष्ठान कराया। इतने लोगों की मृत्यु के बाद धरती ने खून को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आसमान काला पड़ गया, धरती फट गई और जिस शक्ति को राजा जगाना चाहता था वो किसी रक्षक की तरह नहीं, बल्कि विनाश की तरह बाहर आई। हजारों शव जो इस भूमि में दफनाए गए थे, उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी। उनके शरीर हवा में उठे और कंकालों की विशाल सेना बनकर राजा के आदेश पर खड़ी हो गई। राजा को लगा कि उसे अमर शक्ति मिल गई है, लेकिन वह भूल गया कि मृत्यु को जीतने की कोशिश करने वाला कभी भी मृत्यु का स्वामी नहीं बन सकता। उसकी अपनी सेना जो मृत्यु के बाद उठी थी, उसी ने उसे मार दिया और उसी के बाद उन सबकी आत्माएं इस वादी में बंध गई। वे ना जीवित हैं, ना मृत। वे केवल खोजती हैं नए जीवन, नए शरीर, नए आगंतुक, जिन्हें वे अपने समूह का हिस्सा बना सके। अजय ने घबराकर मोहन को देखा। मोहन की आंखों में हल्का डर उभर आया, जैसे वह समझ रहा हो कि कंकालों का अनुष्ठान उसी को अपने दल में शामिल करने के लिए था। बूढ़े ने कहा, तुम्हारा भाई जब इस वादी में आया तो उसने उस प्राचीन शक्ति को जगाया और इस वादी का स्वामी यानी ये विशाल कंकाल उसे अपने वंश का उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश कर रहा था। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मोहन को कसकर पकड़ा, लेकिन बूढ़ा अभी भी बोल रहा था, इस वादी के कंकाल सिर्फ एक ही वस्तु से बंधे हैं और वह है वो छड़ी जिसे तुमने कुछ देर पहले उठाया था। ये वही छड़ी है जिससे राजा ने अनुष्ठान शुरू किया था, लेकिन तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसीलिए विशाल कंकाल इसे तोड़कर आगे बढ़ गया। अजय ने कहा, अब हम क्या करें? हम इस जंगल से कैसे निकले? बूढ़ा शांत स्वर में बोला,
यह वादी किसी इंसान को वापस नहीं जाने देती, लेकिन हर श्राप का अंत भी होता है और इसका अंत भी तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथों में वो छड़ी आई है जो वादी को बांधने वाली शक्ति है, और ये कोई संयोग नहीं है। अचानक हवा का एक तेज झोंका चला। विशाल कंकाल ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में लाल रोशनी भड़क उठी, जैसे उसे बूढ़े की बातों से गुस्सा आ गया हो। बूढ़े ने कहा, यह तुम्हें जाने नहीं देगा जब तक तुम वादी का केंद्र नहीं ढूंढते और वहां छिपी हुई अग्नि को शांत नहीं करते। वही वह शक्ति है जिससे ये सेना उठती है, वहीं ये श्राप समाप्त भी हो सकता है। अजय ने धीरे से पूछा, मोहन को क्या होगा? बूढ़ा उसके पास झुककर बोला, मोहन की आत्मा का एक हिस्सा अभी भी कंकालों के प्रभाव में है। अगर श्राप न खत्म हुआ तो वो धीरे धीरे उन जैसा बन जाएगा। उसकी आंखें धुंध से भर चुकी हैं और उसका शरीर पहले ही अनुष्ठान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर तुम वादी का केंद्र नष्ट कर दोगे तो मोहन बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। अजय का दिल धड़कने लगा। वो मोहन के लिए कुछ भी कर सकता था। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और कहा, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। वादी का केंद्र जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में है। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें उस मार्ग से गुजरना होगा जहां कभी राजा ने अपना अंतिम अनुष्ठान किया था। वहां अभी भी उसकी छाया मौजूद है, और जो भी उस छाया को छूता है वो कभी वापस नहीं आता। अजय ने मोहन को उठाया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, हम उस केंद्र पर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने अपनी कमर से एक छोटा थैला निकाला और अजय के हाथ में रख दिया। इसमें कुछ पवित्र मिट्टी है जो तुम्हें वादी की धुंध को चीरने में मदद करेगी, और ये धूप, इसे जलाकर तुम वादी के भ्रम को दूर कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यह सब सीमित है और गलत इस्तेमाल से उल्टा असर भी हो सकता है। अचानक जमीन में भारी कंपन हुआ। विशाल कंकाल एक कदम आगे बढ़ा। उसकी हरकत अब पहले से भी तेज थी, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अजय और मोहन इस वो के श्राप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बूढ़े ने कहा, अब तुम्हें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। वादी जाग चुकी है और ये तुम्हें रोकने के लिए सब कुछ करेगी। अजय ने मोहन को संभाला। उसने छड़ी उठाई और बूढ़े की ओर आखिरी बार देखा। बूढ़ा बोला, जिस मार्ग से पहाड़ी के नीचे धुंध उठती है उसी मार्ग से का केंद्र मिलेगा, लेकिन सावधान रहना। वहां प्रवेश करने के बाद कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो पीछे देखता है उसकी आत्मा यहीं फंस जाती है। अजय ने सिर हिलाया। मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे वह भी तैयार था। फिर दोनों पहाड़ी से नीचे उतरने लगे और विशाल कंकाल ने एक धीमी लेकिन भयानक चाल से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आगे का सफर अब अजय और मोहन के जीवन का सबसे अंधकारमय अध्याय बनने वाला था। जैसे ही आधी रात ने गांव को पूरी तरह निगल लिया, हवेली के टूटे खिड़कियों में काली परछाइयां हर दिशा में फिसलने लगी। अर्जुन और उसके साथी ताबीज को कसकर पकड़े हुए हवेली के बीच वाले कक्ष में खड़े थे। वही कक्ष जहां सदियों से बंद एक अदृश्य सत्ता जगा दी गई थी। कक्ष की दीवारों पर उभरती आकृतियां अब और गहरी होने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति भीतर से उन्हें धक्का दे रही हो। अर्जुन ने अपनी सांस रोककर देखा। एक काली लंबी आकृति दरवाजे की दहरी पर खड़ी थी। उसकी चाल धीमी थी, पर उसकी मौजूदगी इतनी भारी कि हवा भी ठहर गई। अचानक कमरे की जमीन हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे हवेली खुद जाग रही हो। अर्जुन ने ताबीज जमीन पर रखा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, वो मंत्र जो उसे गांव के आखिरी पुजारी ने दिया था। जैसे ही मंत्र की आवाज कक्ष में गूंजी, काली आकृति पीछे हटने लगी, लेकिन उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। बिना आंखों वाला, बिना आवाज वाला, सिर्फ अंधेरे का एक खाली चेहरा। उस आकृति ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया
उसी क्षण ताबीज से हल्की रोशनी फूटने लगी। रोशनी खेलते ही हवेली की छतें चरमराई, दीवारें कांपी और कमरे के चारों कोनों में रह रही परछाइयां चक्कर काटने लगी। अर्जुन ने पूरी शक्ति से मंत्र का आखिरी शब्द बोला और सारी परछाइयां अचानक रुक गई। हवेली के हर हिस्से से अंधेरा मानो खिंचकर ताबीज में समा गया। कुछ ही पलों में हवेली शांत हो गई। अर्जुन जमीन पर बैठ गया, थका हुआ लेकिन जिंदा। गांव के ऊपर फैली पीढ़ियों की परछाई उस रात खत्म हो गई, लेकिन हवेली वो अब भी खड़ी थी, बस खामोश, मानो इंतजार में। अर्जुन ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली की टूटी खिड़की में एक बेहद हल्की परछाई उसे लौटते हुए देख रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो बस सो गई थी। तो मित्रों, ये थी आज की भयावह कथा, जहां एक पुरानी जगह ने 4 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। अंधेरा कभी सिर्फ रात का हिस्सा नहीं होता, कभी कभी वो उन दीवारों में बस जाता है जहां सालों से कोई इंसानी आवाज नहीं पहुंची। इस कथा ने हमें यह बताया कि पुरानी जगहें केवल ईंट या लकड़ी की नहीं होती। कई बार उनमें वो सब कैद होता है जिसे समय भी भुला नहीं पाता। उस हवेली में जो हुआ वो सिर्फ उन 4 लोगों के साथ नहीं हुआ, बल्कि हर उस इंसान के साथ होता है जो अंधेरे को हल्का समझ लेता है और ये मान लेता है कि खामोशी का मतलब हमेशा शांति होता है। मेरी वफादार परिवार, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो अपना स्नेह व्यक्त करना मत भूलिए, क्योंकि आपका हर समर्थन मिस्टर हेल को नई कहानियों के अंधेरों में उतरने की शक्ति देता है। अगली कथा में मैं फिर लौटूंगा, एक नए भय के साथ, एक नए रहस्य के साथ और एक नए मोड़ के साथ। तब तक अपने आसपास के सन्नाटे को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। मैं हूं मिस्टर हेल और ये थी एक और डरावनी यात्रा।